आशुतोष, क्योंकि आशुतोष मैं एक इंडिपेंडेंट व्यू चाह रहा हूं। आशुतोष भाई महाराणा प्रताप के वंशजों को सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ओहो, आप भी गुप्ता हैं आशुतोष भाई, आप भी गुप्ता हैं। आज 3 गुप्ता वर्सेस आसिम वकार। बताइए, महाराणा प्रताप के वंशजों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? बोलिए आशुतोष, पहले आप ही बोलिए। मानक, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा ना कि वसीम वकार के सवालों का जवाब तो नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत पहले अब मेरी बात सुन लीजिए। इसके 3 पहलू हैं। हाँ। पहला पहलू क्या है? का जवाब दे भी नहीं पाएंगे सर आप। नहीं, मैं वसीम साहिब, देखिए, मैं आपसे झगड़ा नहीं करने आया हूं। आप क्यों मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? 3 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया या नहीं बुलाया, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि राणा सांगा को गद्दार कहा, गलत कहा या सही कहा। तीसरा सवाल यह है कि क्या रामजी लाल सुमन के यहां हिंसा होनी चाहिए या नहीं हिंसा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि राणा सांगा को गद्दार कहना गलत है, किसी को भी गद्दार कहना गलत। मैं एकनाथ शिंदे को भी जब लोग गद्दार कहने की बात करते हैं तो मैं उसका भी खंडन करता हूं, उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन रामजी लाल सुमन के घर पे हिंसा करना भी निंदनीय है, गलत है, और उन लोगों के खिलाफ बिल्कुल उसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई नागपुर में दूसरी जगह होती है। अभी तक वीडियो पहचान करके उन लोगों को पहचाना नहीं गया, और जिस तरीके से पुलिस एक असहाय की तरीके से बुलडोजर के सामने खड़ी दिखाई पड़ रही थी, वो भारत की न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर कलंक है और उसकी निंदा होनी चाहिए, इतिहास में लिखा जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, देखिए, मेरे सामने किताब है। यह किताब सतीश चंद्रा ने लिखी, हिंदुस्तान के जाने माने इतिहासकार है, मिडिवल हिस्ट्री पे। इसके पेज नंबर 2 पे, और बुरी बात मेरी सुन लीजिएगा, उसके बाद कोई आदमी टोके इसमें। पेज नंबर 2005 पे सतीश चंद्रा ये लिखते हैं कि बाबर रिसीव्ड एन एम्बेसी फ्रॉम दौलत खान लोधी लेड बाय हिज सन दिलावर खान. They invited Babur to India and suggested that he should displace Ibrahim Lodi since he was a tyrant and enjoyed no support from his nobles. It is probable that a messenger from the Rana Sanga arrived at the same time inviting Babur to invade India. पेज नंबर 207, पेज नंबर 207 में है, सतीश चंद्रा बाबर को कोट करते हैं. He says that Sanga had invited him to India and promised to join him against Ibrahim Lodi, but made no move while conquered Delhi and Agra. सतीश चंद्रा का कहना यह कि एक चीज पर इतिहासकारों की सहमति है कि दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए. विवाद इस पर है कि क्या राणा सांगा ने बुलाया था या नहीं बुलाया था. सतीश चंद्रा बाबर को कोट करते हुए कहते हैं कि राणा सांगा ने उनको बुलाया था, लेकिन पानीपत की लड़ाई में राणा सांगा ने ना तो इब्राहिम लोदी का साथ दिया ना बाबर का साथ दिया. यह इतिहास का तथ्य है. अब मेरे पास सावरकर की किताब है 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. यह सावरकर ने लिखी है भारत के इतिहास. चैप्टर 18 में वो कहते हैं कि दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया, लेकिन क्यों बुलाया? As a last resort, they invited Babur, the then powerful ruler of Afghanistan, to help them put down Rana Sanga. अब यह बात सावरकर कहते हैं कि दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया राणा सांगा को हराने के लिए. ठीक है, लेकिन पानीपत की जो लड़ाई हुई वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई, उसमें राणा सांगा हिस्सा नहीं लेते हैं. अब यह प्रश्न यह है, तो मेरा कहना है कि इस कुछ विषय को इतिहासकारों पे छोड़ दीजिए. हम राणा सांगा को गद्दार नहीं मानते. हम राणा सांगा एक बहुत ही सूरवीर, साहसी, बहादुर राजा थे, और वो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को हटा के दिल्ली की गद्दी पर एक राजपूत राजा बैठे. उस संदर्भ में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने बाबर को बुलाया ताकि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके, क्योंकि वो ये सोचते थे कि बाबर तैमूर की तरीके से आएगा और उसके बाद लूटपाट करके चला जाएगा. राणा सांगा से शायद ये गलती हुई, उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि वो यहीं पर रुक जाएगा. लेकिन हकीकत यह है कि दौलत खान लोदी ने भी बाबर को बुलाया था, जो इब्राहिम लोदी का गवर्नर था पंजाब में और महत्वाकांक्षी आदमी था. मैं कहता हूं जो बात 1526 में हो गई, आज उसको लेके हम गद्दार कहें, किसी के घर पे तोड़फोड़ करें, हिंसा करें, संसद ना चलने दे. अरे कहीं तो हमें एक लगाम लगानी पड़ेगी. मैं वसीम वकार साहब की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि मिर्जा राजा जसवंत सिंह
मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह के बारे में क्या राय है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने शिवाजी महाराज को धोखे से औरंगजेब के दरबार में लेके गए थे? तो उनके बारे में भी तो कोई राय होनी चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी की या हिंदुत्ववादियों की। अगर औरंगजेब के बारे में राय है तो इनके बारे में क्या राय है? राणा प्रताप ने जिंदगी में कभी अकबर के सामने समझौता नहीं किया, लेकिन मानसिंह टोडरमल, बीरबल, तानसेन, ये कौन लोग थे? तो अगर राणा महाराणा प्रताप अगर हमारे आराध्य पुरुष हैं, तो अकबर का साथ देने वाले इन लोगों के बारे में क्या राय है? इसलिए मैं कहता हूं इतिहास बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसमें आप जितना उलझेंगे, आज खुले आप बोलते हैं औरंगजेब की औलाद। आप किसके बारे में बोलते हैं भाई? औरंगजेब की औलाद किसने आपको अधिकार दे दिया कि आप औरंगजेब की औलाद बोले, बाबर की औलाद बोले? आप खुलेआम बोलते हैं, शर्म नहीं आती लोगों को? आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप औरंगजेब की औलाद बोलेंगे, बाबर की औलाद बोलेंगे? शर्म नहीं आती? लेकिन आज की तारीख में यह है, खुलेआम ये हो रहा। तो मैं कह रहा हूं इतिहास, मैंने तो दोनों किताबें कोट कर दी, मैंने सावरकर को भी कोट किया, मैंने सतीश चंद्रा को भी कोट किया, मैंने किसी इरफान हबीब को कोट नहीं किया। सतीश चंद्रा तो हिंदू है ना, इतिहासकार है। तो आप इस कुछ लड़ाइयों को इतिहासकारों के बीच में छोड़ दीजिए और वर्तमान में जिए। बाबर ने क्या किया, उससे हमारा पेट नहीं भरने वाला, मानक गुप्ता को नौकरी नहीं मिलने वाली। मैं तो चाहता हूं रोहन गुप्ता आपके चैनल पे करें जो सवाल इन्होंने खड़ा किया वसीम अख्तर साहब ने, बोले एक बार मिर्जा राजा जयसिंह मुर्दाबाद बोले। हम सब बोलेंगे औरंगजेब मुर्दाबाद, मैं तो खुलेआम कहता हूं औरंगजेब मुर्दाबाद। बुलवाइए इनसे, मिर्जा राजा जयसिंह मुर्दाबाद, बुलवाइए मानसिंह मुर्दाबाद। बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। एक मिनट मानक जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, मलूक नागर साहब, उसके बाद आ रहा हूं रोहन, पहले मलूक नागर साहब नहीं बोले।